नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में। आज ये जो वीडियो बनाई गई है इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 12 में पढ़ रहे उन छात्रों के लिए विशेष तौर पर जिनको अभी भी कन्फ्यूज़न है कि बोर्ड द्वारा जो संशोधित पाठ्यक्रम किया गया उसमें से 30% कोर्स कौन सा हटाया गया है। तो आज सभी लोगों के निवेदन करने के बाद आज ये वीडियो मैंने तैयार किया है। मैं हर एक इंडिविजुअल विषय के लिए वीडियो तैयार करूंगा। उम्मीद है आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे। आज की वीडियो कक्षा 12 यूपी बोर्ड के विषय हिंदी पर ही बनाई गई है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार आप लोगों को अपनी बोर्ड की तैयारी 70% जो पाठ्यक्रम है उससे करनी है। आप लोगों को 30% जो हटाया गया उससे बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी। वो कोर्स से संबंधित प्रश्न कभी भी बोर्ड में पूछे नहीं जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पूरी देखोगे। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सामान्य हिंदी कक्षा 12 का जो पाठ्यक्रम है 70% उसी के बारे में आज समझाया गया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इसकी जो मेन हेडिंग है, जिसमें आप लोगों को बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण जो शैक्षिक सत्र 2020 और 21 का जो चल रहा है, समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न होने पाने की स्थिति में समन्वय विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई, अर्थात कम किया गया है। तो जो पाठ्यक्रम आपकी गद्य की पुस्तकों से कम किया गया है उनके कुछ चैप्टर्स हैं, आप लोग धीरे धीरे करके एक एक समझ लेते हैं पूरे वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहला जो चैप्टर आप लोगों का गद्य से कम किया गया वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये कम कर दिया गया, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके बाद हरिशंकर परसाई निंदा रस ये हटा दिया गया है। अब बात करते हैं काव्य से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। पहला जो चैप्टर हटाया गया वो मैथिली शरण गुप्त का जो गीत आपके पाठ्य पुस्तक में है वो हटा दिया गया है। जयशंकर प्रसाद का जो गीत आपकी पाठ्य पुस्तक में है काव्य में हटा दिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत का जो परिवर्तन है काव्य में वो बिल्कुल हटा दिया गया है। रामधारी सिंह दिनकर पुरूरवा उर्वशी ये हटा चुके हैं बोर्ड वाले। आप लोगों को इसमें से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, आप लोग ध्यान रखें। इन चैप्टर्स को आप लोगों को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कथा साहित्य हेतु जो निर्धारित पाठ्य पुस्तक है उसमें से क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। तो शिवानी जो लाठी है ये हटा दिया गया है आपकी पुस्तक से। संस्कृत हेतु जो निर्धारित पाठ्य वस्तु है उसमें से क्या क्या चैप्टर्स हटाए गए हैं इसको भी देख लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा भौज स्फोरदार्यम, ये चैप्टर आपकी बुक से हटाया जा चुका है। संस्कृत व्याकरण से संज्ञा राजन और जगत सरित ये हटाए जा चुके हैं। सर्वनाम में सर्व इदम और यद ये तीनों सर्वनाम आपकी पाठ्य पुस्तक से या फिर आपके पाठ्यक्रम में 30% कोड के हिसाब से हटा दिया गया है। उसके बाद काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं उसमें से भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार ये दोनों ही हटा जा चुके हैं। आप लोग इनमें से कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए अगर बात करें कि ये आपको पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, तो बिल्कुल नहीं पढ़नी। आप लोग इसको बिल्कुल मत पढ़ें। बोर्ड की परीक्षाओं में इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे 30% कोड कौन सा हटाया गया है। अब बात करते हैं कौन कौन सा आप लोगों को पढ़ना है, अर्थात जो 70% बचा तो क्या बचा इसी को अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग जो यहाँ पर पूर्णांक है 100 अंकों का वो भी यहाँ पर समझा देता हूँ, सिंपल सा आप लोग तैयारी कर सकते हैं इससे। ध्यान रखें, सबसे पहली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का जो वीडियो है विशेष तौर पर सामान्य हिंदी वाले अभ्यर्थियों के लिए जिनका हिंदी विषय है। ध्यान रखना हिंदी और सामान्य हिंदी में काफ़ी अंतर है। जिनका हिंदी विषय है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जिनका समान हिंदी है आमतौर पर ज़्यादातर अभ्यर्थी समान हिंदी वाले होते हैं, इसलिए समान हिंदी की वीडियो आज तैयार की गई। अगर कोई अभ्यर्थी हिंदी वाला है तो कमेंट करके बिल्कुल मुझसे पूछ सकता है, मैं उसकी भी वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा। अब बात करते हैं कैसे आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले जो अंक निर्धारित हुआ है खंड जो आप लोगों का खंड आ है उससे कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है 50 अंकों में, तो देख लेते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से पढ़नी है। पाठ्य पुस्तक जो गद्य साहित्य का आप लोगों ने निर्धारित किया गया है इसके कालों के युग प्रवर्तक लेखक और उनकी जो मुख्य रचनाएं होती हैं ये आप लोगों से पूछेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तौर पर। समझ में आ गया आप लोगों को? इसका मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों से पूछे जाएंगे और इसकी जो अंक है या इसके जो अंक निर्धारित हैं वो 5 अंकों का ये होगा। अब बात करते हैं संख्या 2 की तरफ। हिंदी काव्य साहित्य का जो विकास होता है उससे संबंधित जो कालों के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जो आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अर्थात इसमें भी आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो भी अंक क्या है इसका 5 अंकों का, अर्थात दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होंगे कुल 10 जिसके अंक निर्धारित होंगे 10। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों के कोर्स में पूछा जाएगा। उसमें क्या आप लोगों को तैयार करना है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित जो
पद्य होते हैं उससे आधारित आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका उत्तर आप लोगों को उसी निर्धारित गद्यांशों के आधार पर देना पड़ेगा। और ये जो पूछा जाता है ये मैक्सिमम 10 अंकों का आता है, आप लोग तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, तो ध्यान रखना 5 प्रश्नों का उत्तर जो होगा उन्हीं पद्यांशों के आधारित होगा, तो 10 अंकों का ये भी आता है। उसके बाद जो आप लोगों का प्रश्न 5 पूछा जाता है उसमें का और खा होता है। का वाले में आप लोगों को निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां लिखनी होती हैं, इस जिसकी शब्द सीमा जो अधिकतम होती है वो 80 शब्दों में आप लोगों को लिखना पड़ता है, और जिसके अंक निर्धारित हैं कुल 5। आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों के साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों के बारे में आप लोगों को अधिकतम सीमा कितनी है, 80 शब्दों में आप लोगों को अपना जो है साहित्यिक परिचय जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 80 शब्दों में करना है, जिसकी जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो 5 ही अंक है। उसके बाद प्रश्न जो 6 आएगा आप लोगों से आपकी बोर्ड प्रश्न पत्र में, तो पाठ्यक्रम में निर्धारित जो कहानियां हैं उनका जो सारांश होता है, उनके जो उद्देश्य होते हैं उसी पर ही आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा आप लोगों को 80 शब्दों में करनी है। ध्यान दें 80 शब्दों से ज़्यादा बिल्कुल ना ले जाएं, समय निर्धारित करते हुए बोर्ड ने ये प्रश्न पत्र तैयार किया है। इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है, तो 80 सीमा पूछी गई शब्द की, तो उतने ही वर्ड में अपने उत्तर को लिखें जिसका अंक निर्धारित है 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपकी पाठ्यपुस्तक से जो पूछा जाता है उसमें क्या पूछा जाएगा। उसमें निर्धारित खंड काव्य की कथावस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, जिसकी शब्द सीमा 80 शब्द है और अंक कितने निर्धारित है 5। अब बात करते हैं खंड खा से आप लोगों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या क्या पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं खंड खा को। खंड खा में आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 8 में 2 ऑप्शन या फिर कह लें कि 2 प्रश्न होंगे, एक का होगा और एक खा होगा। का वाले में आप लोगों को संस्कृत के कुछ गद्यांश पूछे जाएंगे जिनका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आप लोगों को करना है, जिसकी अंक है 7 अंकों का ये प्रश्न आता है। ध्यान रखना 2 + 5 का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को 2 अंक तब मिलेंगे जब आप लोग संदर्भ लिखोगे और 5 अंक जब आप लोग हिंदी अनुवाद कर पाओगे, तो ये हो गए 5 और 2 मतलब 7 अंकों का। उसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, फिर से वही चीज़ है, इसका अंक जो है 7 अंकों का है, और जो टुकड़ों में तोड़ा गया है 2 और 5, इसका मतलब 2 अंक आप लोगों को तब दिए जाएंगे जब आप लोग संदर्भ सही लिख पाएंगे। अगर आप लोग संदर्भ नहीं लिखते हैं, हिंदी अनुवाद पूरा लिखते हैं, तो आप लोगों को साथ में 5 अंक बोर्ड के द्वारा जब कॉपी का मूल्यांकन होगा उस वक्त आप लोगों को दिए जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से जो पूछा जाएगा उसको देख लेते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 9 में लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ का वाक्य प्रयोग पूछा जाएगा, जिसके नंबर आप लोगों को 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब क्रम संख्या 11 एवं 12 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना 11 एवं 12 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा समझते चलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 समझ लेते हैं। संधि जो आपके कोर्स में है, दीर्घ है, गुण है, यड़ है, अयादि संधि है, इन तीनों संधियों से या फिर ये कह लें कि इन चारों संधियों से जो संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद आप लोगों से पूछा जाएगा, या का में पूछा जाएगा। खा में आप लोगों से संस्कृत शब्दों की विभक्ति की पहचान आप लोगों से पूछी जाएगी, और जो आपके कोर्स में निर्धारित है वो आत्मन है और नामन है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों से बोर्ड के प्रश्न पत्र में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, जिसका अंक 2 अंकों का है, और जो ऊपर संधि है वो 3 अंकों की पूछी जाएगी। ध्यान रखना 11 और 12 में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब जो मैं 11 और 12 बताऊंगा इसमें प्रश्न आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे। तो 11 के का, खा, गा, घा, इसका मतलब चारों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा समझ ले। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, मतलब आप लोगों की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जब आप लोग खंड खा वाले पाठ पे जाएंगे या फिर संस्कृत के लास्ट में जब जाएंगे, तो आप लोगों को वहाँ पर शब्दों में सूक्ष्म अंतर वाले कई शब्द दिखेंगे, उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, जिसकी शब्द सीमा या फिर शब्द सीमा ने जिसके अंक कुल 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसी प्रकार उसी के आगे आप लोग जब पढ़ोगे तो अनेकार्थी शब्द आप लोगों को मिलेंगे, जिसके अंक 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको हम लोग वाक्यांश के तौर पर पढ़ते हैं, केवल 2 ही पूछे जाएंगे और आप लोगों को 2 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद वाक्यों में त्रुटि या जो त्रुटि होती है, जैसे लिंग के आधार पर त्रुटि हो सकती है, वचन के आधार पर त्रुटि हो सकती है, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं। आप लोगों को उन त्रुटियों को ध्यान देना है, उस प्रकार से आप लोगों को 2 अंक मिल सकते हैं अगर आप लोग तैयारी अच्छे से करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के का में और 12 के खा में सबसे पहले का समझ लेते हैं। रस श्रृंगार आप लोगों के कोर्स में कौन कौन से हैं? श्रृंगार है, करुण है, हास्य रस है, वीर रस है, शांत रस है। इनके लक्षण एवं उदाहरण आप लोगों को याद करने हैं, 2 अंक निर्धारित किए गए। उसी प्रकार से अलंकार में भी आप लोगों को शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 अलंकार हैं।
तो इसमें शब्दालंकार में आपके कोर्स में अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है के लक्षण एवं उदाहरण आप लोगों को लिखने, जिसके अंक 2 निर्धारित किए गए हैं। अच्छा, थोड़ा सी आप लोग एक चीज़ और समझ लें, यहाँ पर थोड़ा सा जो 11 और 12 था, यहाँ पर 10 और 11 होगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो 12 वाला है इसमें आप लोगों को परिभाषा देनी, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे हो गई हो। तो क्रम संख्या 10 एवं 11 से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के अगले चरण पे। अर्थालंकार से जो आप लोगों के अलंकार हैं, आप लोगों के बोर्ड की परीक्षा में जो पूछे जाते हैं, शब्दालंकार तो आप लोगों ने देख लिया था, उसमें अनुप्रास अलंकार था। उसी प्रकार अर्थालंकार में आप लोगों को उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार के लक्षण एवं उदाहरण सहित परिभाषा पूछी जा सकती है। अंक वही है पुराने, 2 ही अंक में है, ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं, चाहे अर्थालंकार चाहे शब्दालंकार, कोई एक आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके बाद छंद में आप लोगों को मातृक छंद जैसे दोहा हो गया, चौपाई हो गई, सोरठा हो गया, कुंडलियाँ हो गई, इनके लक्षण एवं उदाहरण आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अंक 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब जो आप लोगों से 13th क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा, उसमें 1 पार्ट में आप लोगों को ध्यान रखना है, पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और किसी एक विषय पर आधारित हो सकता है। कौन कौन से हैं? 3 चीज़ें लिखिए, कोई एक विषय पर ही आप लोगों को लिखना है। एक नियुक्ति आवेदन पत्र, ये आप लोग तैयार कर लें। उसके बाद बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, ये आप लोग तैयार कर सकते हैं। उसके बाद किसी नगर में या फिर अपने ही नगर में या गाँव की सफाई है तो संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है आपको। तो इन तीनों में से कोई भी अगर आप लोग एक तैयार कर लेते हैं, उम्मीद करता हूँ हो सकता है आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में इन तीनों में से कोई एक आ जाए, या फिर 2 पढ़ लेंगे तो कन्फर्म 100% ये मान के चलें कि आप लोगों के 2 इसमें पक्का अगर याद करके जाते हैं आप लोग बोर्ड की परीक्षा में परीक्षा देने, तो उम्मीद करता हूँ एक आपका जो आपने याद किया होगा वो पक्का आ जाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को निबंध याद करना है, जिसमें जो निबंध तैयार करने हैं उसमें ध्यान दें, जो प्रकरण होते हैं या फिर जो टॉपिक्स होते हैं जिनसे रिलेटेड निबंध तैयार किए जाते हैं आपकी बोर्ड की परीक्षा में, जो प्रकरण है वो विज्ञान पर है, वाणिज्य पे है, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित है, जनसंख्या, स्वास्थ्य एवं शिक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित निबंध पूछे जाएंगे। तो इसी से संबंधित आप लोग निबंध तैयार भी करें। अब बात करते हैं पाठ्यवस्तु। सामान्य विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्यवस्तु का अध्ययन करना आप लोगों को अनिवार्य कर दिया गया है। तो पाठ्यवस्तु कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। गद्य हेतु निर्धारित जो पाठ्यवस्तु है उसमें आप लोगों को ये पढ़ना है, वासुदेव शरण अग्रवाल जो राष्ट्र का स्वरूप आप लोगों के कोर्स में है, ये आप लोगों को पढ़ना है। 70% कोर्स में ये सब आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल आपके कोर्स में निर्धारित है, आप लोगों को याद करना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा भाषा और आधुनिकता, ये आपके चैप्टर्स में इंक्लूड किया गया है। 70% कोर्स के आधार पर जो बोर्ड के प्रश्न उत्तर बनाए जाएंगे उससे रिलेटेड जो आप लोगों को तैयारी करनी है उसी की ही ये वीडियो है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आ रही होगी। काव्य में आप लोगों को क्या क्या समझना है, क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर आप लोगों के काव्य में, एक चैप्टर छूट गया, उसको देख लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश, तो ये भी आप लोगों के गद्य में है। अब बात करते हैं काव्य में आधारित जो पाठ्य वस्तु है उसमें आप लोगों को कितना कुछ पढ़ने के लिए है। तो इसमें काफ़ी कुछ है, 7 चैप्टर से इंक्लूड किए गए हैं, या फिर ये कह लें कुछ चैप्टर जो हटा दिए गए वो आप लोगों को ऊपर ही समझा दिए गए थे। जो हटाए नहीं गए 70% कोर्स में आने वाले हैं, जिसमें पहला है अयोध्यन सिंह उपाध्याय अर्योत की रचना है, आपके कोर्स में शामिल है। मैथिली शरण गुप्त की रचना आपके कोर्स में शामिल की गई है। जयशंकर प्रसाद की रचना श्रद्धा मनु जो आपके कोर्स में है। सुमित्रा नंदन पंत नौका विहार और बापू के प्रति ये आपके कोर्स में शामिल की गई है। महादेवी वर्मा गीत जो है ये भी आप लोगों को तैयारी करने, ये निकाला नहीं गया है। रामधारी सिंह दिनकर की अभिनय मनुष्य ये भी आपके कोर्स में शामिल है, इसको हटाया बिल्कुल नहीं गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जो रचना है मैंने आहुति बनकर देखा या हिरोशिमा, ये दोनों ही रचनाएं आपके कोर्स में शामिल की गई हैं। 70% कोर्स के आधार पर आप लोगों को इन रचनाओं को पढ़ना है, इसलिए ध्यान दें ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है जो मैं अब बता रहा हूँ। नीचे जितनी भी चीज़ें हैं, कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु में जयनंद कुमार की जो रचना है ध्रुव यात्रा वो आप लोगों को समझनी है। फलेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित पंचलट ये आप लोगों को समझना है। अमरकांत द्वारा बहादुर रचना जो लिखी गई है यह आप लोगों को निर्धारित पाठ्यवस्तु के आधार पर पढ़ना है। अब बात करते हैं खंड काव्य जो आप लोगों को संबंधित जिलेवार जो पूछे जाते हैं। ध्यान रखना जिलेवार का मतलब ये है अगर आप कानपुर जिले से संबंधित है तो आप लोगों को मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के बारे में ही उत्तर लिखना है, या फिर अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर जो उत्तर पूछे जाएंगे वो आप लोगों को लिखने हैं। अगर आप लोग वाराणसी से संबंधित है तो आप लोगों को रश्मि रहती। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जिले दे रखे हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग तैयार कर लें, या फिर कोई कन्फ्यूजन अगर किसी रिलेटेड होती है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं किस जिले के लिए कौन सा खंड काव्य रखा गया है। फिलहाल लखनऊ में मैं रहने वाला हूं तो लखनऊ वासियों के लिए सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड की परीक्षाओं में, इसको आप लोग तैयार कर लें अच्छे से।
अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ नोट करके लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जिले या फिर जो नवसृजित जिले हैं, नए जिले बनाए गए हैं, खंडकाव्य पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे, अर्थात जो पहले से पढ़ाए जा रहे हैं उनको बिल्कुल वैसे ही पढ़ाया जाएगा। जो भी जिले नए घोषित हुए हैं या फिर नए जिले बने हैं उनमें वही शिक्षण कार्य प्रारंभ रहेगा जो पहले पूर्ववत था। अब ध्यान दें, यहाँ पर खंड खा में आप लोगों को जो संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु तैयार करनी है वो 70% कोर्स में क्या क्या शामिल किया गया है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु सबसे पहले आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये आपके कोर्स में शामिल किया गया है, रखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये शायद दोबारा आ गया है, ये देख लेते हैं। उसके बाद संस्कृत भाषाया महत्व, संस्कृत की भाषा का क्या महत्व है, ये आप लोगों को संस्कृत के गद्यांश में आप लोग जब पढ़ोगे, बुक किताब खोलोगे तो ये सारे चैप्टर्स आपके लोग जो चैप्टर्स हैं इंक्लूड किए गए हैं। सुभाषित रत्नानी, ये आप लोगों कोर्स में जोड़ा गया, जातक कथा जोड़ा गया, महामना मालवी जोड़ा गया, पंचशील सिद्धांता जोड़ा गया है। परिशिष्ट में व्याकरण शब्द रूप धातु रूप बिल्कुल उसी प्रकार से रखे गए हैं। ध्यान रखें, जो चीज़ हटाई गई है उसको मैंने शुरुआत में ही समझा दिया था, आप लोग शुरू से वीडियो देख सकते हैं फिर से। और जो भी चीज़ें उसके बाद मैंने ये भी समझा दी किस प्रकार से बोर्ड की परीक्षा किस प्रकार से अंकों का निर्धारण करता है, मैंने ये सब भी आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करोगे। और उम्मीद करता हूं अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करोगे और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलोगे, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए एक आसान तरीका बेल आइकन प्रेस करना है।